हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, ना हम्म। स्कूल में ना कॉलेज में। हमें पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ाया जाता यस। था। और मैं ये कहता हूं हर Yes, yes. इंसान को पैसा कमाना आना चाहिए। ये हमारे ही देश में होता है कि बच्चा 25 साल का 30 साल का हो गया है और अभी तक माँ बाप ही उसका खर्चा उठा रहे हैं। ये हमारे ही देश में होता है। Yes. आजकल तो ऑनलाइन ही आपको फ्रीलांस करने का मौका मिलता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से काम मार्केट से उठाइए, आप काम करके दीजिए, आपको उसका पेमेंट मिलता है। वाओ, इसने 2 साल काम किया और 1,000 करोड़ इसकी जेब में आ गए। जनरली कॉलेजेस में होता क्या, प्रोजेक्ट बताया तो किसी और का कॉपी पेस्ट करके लोग देते हैं। बस आप कहते हो कि नहीं, मुझे मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ठीक है तो दिखाओ। लेकिन मैं बताऊं, जो लोग पैशनेटली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो लोग प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप उसे अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से कंपेयर मत करिए जो कि आपका हार्ड एक्सपीरियंस रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ हमारे चैनल पे हटके होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट सस्पेंस गाइस, क्योंकि थंबनेल देख के ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि भाई चैनल पे कोई नया मेहमान आने वाले। तो वो जो मेहमान है वो मेरे भी गुरु है। जी हाँ दोस्तों, 2015 और 16 में जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था तभी। तो जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, तो मुझे स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाना था। तो मैंने इनके वीडियोज से बहुत कुछ सीखा था। तो ये मेरे भी गुरु है। मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा mysurgy.com के फाउंडर सौरभ शुक्ला सर को। सौरभ शुक्ला सर, आपका थैंक यू वेलकम है। सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इट्स माय प्लेजर जब मैं ये देखता हूँ कि कोई स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ा हुआ है और वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा तरक्की कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इससे खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। तो आपने जो मुझे सम्मान दिया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर कमिंग ओवर हियर ऑन अ चैनल। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारा दिल्ली में मीटिंग हो गया, तो उसके दिन के बाद से मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई मैं आपको मेरे चैनल पे कब बुलाऊं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे ऐसे पूछे गए थे कि भाई सर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो कौन से लैंग्वेज से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग में क्या असल में हाई पैकेज सैलरी मिल सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कॉमेंट लिखते थे। तो ये मेरा डोमेन नहीं, बेसिकली मैं डिजाइनिंग अकाउंटिंग इस चीज में हूँ बेसिकली। तो इन सवालों का जवाब मैं वहां पे प्रॉपरली नहीं दे पाता था, लेकिन मैं उनको आपका नाम रिकमेंड करता था। तो अब तो आपसे डायरेक्टली बात हो रही है, तो कुछ सवाल जो उन स्टूडेंट्स के ही बेसिकली मैं यहाँ पे आपको लाइव में पूछना चाहूंगा, बेसिकली उन सभी के लिए हेल्प हो जाएगा। सो मेरा पहला सवाल यहाँ पे है कि आपने ये जो बेसिकली सी लैंग्वेज का पहले आपने वीडियोस अपलोड करना चालू किया, मैंने देखा आपके पहले सी लैंग्वेज के वीडियोस थे, उसके बाद C++। तो बेसिकली आइडिया कहाँ से आया कि भाई ये लैंग्वेज के जो वीडियोस है ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में तो अवेलेबल नहीं ही थे, ये आसान भाषा में प्रोग्रामिंग कहीं पे। तो आपको कैसे आइडिया आया कि भाई ये यूट्यूब पे वीडियो डाले जाए जिससे लोगों को भी हेल्प हो सकती है सर? देखिए सतीश जी, पहली बात तो ये कि आज की डेट में कोई यूट्यूब चैनल चालू करता है तो वो ये सोच के बैठता है कि मुझे इतने समय में इतना इनकम जनरेट कर लेना है। बिकॉज अभी सब लोगों को ये मालूम है कि YouTube से बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। तो YouTube एग्जैक्टली। एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जाता है, YouTube से डायरेक्टली अर्निंग भी होती है। राइट। तो आज की डेट में जनता बहुत स्मार्ट है। जो YouTube में स्टार्ट हो रही है वो पूरे गैजेट्स लेकर, उनके सब गियर्स होते हैं उन लोगों के पास, और कई बार तो वो टीम से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले दिन से उनके पास टीम होती है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था 2014 में, तब YouTube के बारे में कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, ये भी एक स्ट्रीम हो सकती है जिसको करियर के लिए चूज किया जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी आसपास थी नहीं। और मैं भोपाल शहर को बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर तो और मुश्किल थी बात, क्योंकि शायद ही कोई यूट्यूबर उस समय ऐसा नाम था यहाँ पर। तो मुझे ये तो नहीं मालूम था कि यूट्यूब से पैसा आएगा, या वो मोटिव रहा ही नहीं उस समय जब स्टार्ट किया था। शायद आज मैं स्टार्ट करता तो मैं ये सोचता कि इससे बिजनेस क्रिएट करना है। राइट। वो तो इवेंचुअली हो गया। मेन चीज ये थी कि मुझे टीचिंग पसंद थी और मैं ओके। ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। राइट। और मुझे ऐसा लगा यूट्यूब पर कि यार मैं भी अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, किसी को तो बेनिफिट होगा, कोई तो देखेगा। मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ, और उस समय वाकई में हिंदी में कंटेंट ना के बराबर अवेलेबल था, और जो था भी वो उतना क्वालिटी का नहीं था, पूरा नहीं था। तो उस समय जब मैंने हिंदी में कंटेंट डाला, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं पा पा रहे, राइट। और वो लोग चाहते हैं कि उन्हें ये सब सीखने को मौका मिले, और वो सिर्फ नहीं सीख पा रहे, इस वजह से उनका करियर नहीं बन पा रहा है, और ये बहुत बुरा हो रहा है। मतलब हम राइट। कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, राइट। राइट। तो भारत को तो बहुत आगे होना चाहिए।
तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मेन स्ट्रीम से कई लोग जुड़ ही नहीं पा रहे। तो मुझे हम्म, लगा कि अगर मैं ये कंटेंट फ्लोट करता हूं मार्केट में और हम्म। इससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है तो कितना बढ़िया होगा। तो बस ये सोच के मैंने चैनल चालू किया। इवेंचुअली बिजनेस बन गया, वो एक बात सेकेंडरी है। राइट, बढ़िया। सर बेसिकली आपने जब भी कंटेंट डालना चालू किया तो कोई मोटिव नहीं था कि भाई यूट्यूब से अर्निंग हो, बस आपका पैशन था इसलिए आपने अपलोड किया। और वही एक्चुअली जब हम मैं मेरा बात बताता हूँ कि मैंने जब सर्च किया कि भाई सी लैंग्वेज मुझे सीखना है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन जो आपका तरीका है ना समझाने का, वो मुझे एकदम मतलब बोलते हैं ना छू गया कि भाई यार इनकी तरह कुछ है ना, मुझे समझना है बेसिक चीज़ों को, इनकी तरह मुझे एक्सप्लेन करना है। जो सी लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे वेरिएबल क्यों हम यूज करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, इनको आपने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा था। इवन मैं गूगल पे ब्लॉग पढ़ रहा था तो उतनी डिटेल समझ में नहीं आती थी चीजें, जो आपने हिंदी भाषा में वहां पे समझाई, और वो काफी मुझे अच्छा लगा। और बाकी सारे जो आपके फॉलोअर्स है उनको भी वही चीज अच्छी लगी कि आप डिटेल में बता रहे हर एक चीज। दूसरा यहाँ पे ऐसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में पूछते हैं सर कि अगर हमें शुरुआत करनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कौन सी लैंग्वेज हमें पहले सीखनी चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी लैंग्वेज है जो उनको पहले सीखना चाहिए सर? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिसगाइड होते हैं। और राइट। मिसगाइड होने की वजह ये होती है कि बहुत जगह से वो सवाल पूछते हैं और हर जगह से हम्म। उन्हें जवाब जरूर मिलता है, चाहे वो सही हो गलत हो। राइट। एक्चुअल में सही गलत जैसा कुछ होता नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आइडियली आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अभी देखो, लोग बोलते हैं कि पाइथन बहुत इजी है, कई लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, राइट। कई लोग बोलेंगे जावा से करना चाहिए, जावा में अच्छा करियर ऑप्शन। तो जब लोग इतने तरह की बातें करते हैं तब हमें कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से ही करनी चाहिए। कोई और लैंग्वेज से स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए, सी लैंग्वेज से। कारण मैं राइट। बताता हूं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो टाइम लाइन में इन सब में जो मॉडर्न एरा की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख ले तो सबसे पुरानी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो जब राइट। आप सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि वो वैसे क्यों बने हैं। और फिर हमें इवेंचुअली पता चलता है कि उसमें क्या कमियां रह गई। और मॉडर्न एरा की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट नई तरह से पैदा हुई, क्योंकि 70s के एरा में कुछ अलग तरह के कंप्यूटर्स थे, अलग तरह की रिक्वायरमेंट थी। और जब 80s 90s में आए तो वेबसाइट का युग आ गया, तो हम्म। एकदम ही चेंज हो गया। तो जो बराबर। नई लैंग्वेजेस बनी, लाइक जावा बनी, पाइथन बनी, या और भी सी शार्प वगैरह जितनी लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, तो ये लैंग्वेजेस तब बनी है जब वेबसाइट का जमाना आ गया। तो इन लैंग्वेजेस ने उन प्रॉब्लम्स को कैटर किया जो मॉडर्न एरा की नीड की। तो राइट। जब हम सी लैंग्वेज से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सी लैंग्वेज में ये मॉडर्न एरा वाले कई काम क्यों मुश्किल है और वहां पे हम्म। क्या कमी है। तो इवेंचुअली फिर हमें उसकी अगली लैंग्वेज मिलती है सी प्लस प्लस, वो हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी क्या चीज है। ओके। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टाइम लाइन में, तो फिर हम जावा तक पहुंचते हैं, पाइथन करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, जावा में मेमोरी मैनेजमेंट खुद हो रहा है, सी शार्प में खुद हो रहा है, या जावास्क्रिप्ट में अपने आप हो रहा है, या पाइथन में अपने आप हो रहा है। लेकिन सी सी प्लस प्लस में तो हमें करना पड़ता था, तो वहां कैसे करते थे वो भी पता चला। और वहां पे उससे क्या दिक्कतें होती थी वो भी पता चला। और फिर पता चला कि यहां पर ये चीजें क्यों ऑटोमेटिकली कर दी गई। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ओके। मैंने ये देखा है, जिसने सी सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद जावा पाइथन पढ़ा है, उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर हुए। तो जर्नी की स्टार्टिंग नो डाउट सी लैंग्वेज से करनी है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर। ये अभी लोगों को एक बात मिल जाएगा कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है। जो लोग अभी प्रोग्रामिंग की तरफ जिनका इंटरेस्ट है, वो लोगों को समझ में आया कि मुझे चालू कहाँ से करना है बेसिकली। अब दूसरा सवाल यहाँ पे कि बहुत सारे लोग अभी भी उनको आइडिया नहीं कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जिसे हम फैंग कहते हैं, तो ये सारी जो कंपनीज है इसमें जो इंटरव्यूज होते हैं उनके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए अगर वो उस फील्ड में जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग फील्ड में जा रहे हैं बेसिकली। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या स्टेप्स होने चाहिए जो है ना इस इन पर्टिकुलर कंपनीज के इंटरव्यू अगर देने, क्रैक करने इंटरव्यू बेसिकली, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं, जो लोगों की ड्रीम कंपनीज होती हैं, और यस। उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये कंपनीज हमेशा कोर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं रेदर देन जो नई नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही होती है। जैसे आज की डेट में हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारे टर्म्स सुनते हैं। नो डाउट ये हमारे जीवन को बहुत बदलने वाले हैं। लेकिन इनके कोर में भी जब हम जाते हैं तो ये चीजें जब डेवलप हो रही है ना, तो हमें फंडामेंटल्स ही काम आ रहे हैं। जब हम राइट। सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं
तब भी हमें फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, हमें जरूरत है अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल की, राइट। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सके। और इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप देखेंगे चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, या अमेजॉन हो, या उबर हो, नेटफ्लिक्स हो, ये कंपनीज अपने इंटरव्यू में 80% या कोई कोई तो 100% क्वेश्चंस केवल डेटा स्ट्रक्चर से पूछते हैं। ओके। तो अगर वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम बनाओ, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो भी वो डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, और नहीं तो फिर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी दे रहे हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर उसमें आ रहा है। एक चीज तो ये लगेगी। दूसरी चीज ये लगती है कि आपने क्या प्रोजेक्ट वर्क किया, बिकॉज इन कंपनीज को एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं चाहिए, एक पैशनेट प्रोग्रामर चाहिए। तो जो पैशनेट प्रोग्रामर है वो कैसे बोलेगा कि मैं, लोग क्या बोलते हैं कि मुझे जॉब दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये सब बोलते हैं, इससे कुछ नहीं होना। मेहनत तो सब करने का बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका पैशन है कि नहीं है, तो वो कैसे साबित करोगे आप? वो साबित करोगे आप जब आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिखाओगे कि मुझे, मेरे को पैशन है अगर प्रोग्रामिंग, तो क्या बनाया क्या है आपने, वो बताओ। कॉलेजेस में जनरली कॉलेजेस में होता क्या, प्रोजेक्ट बताया तो किसी और का कॉपी पेस्ट करके लोग देते हैं, लेकिन खुद वो नहीं क्योंकि करते। हम एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वो पैशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी आपके लिए। फॉर्मेलिटी। तो जो पैशन होगा ना, उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, जो करिकुलम में भी नहीं है वो भी पढ़ रहे होते हो। तो आप कहते हो कि नहीं, मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो दिखाओ क्या बनाया आपने प्रोजेक्ट, क्या सोचा आपने, इसका यूटिलाइज करके क्या इनोवेशन किया आपने जिससे लोगों को फायदा होने वाला है। तो जब इस तरह का कुछ आप बनाते हो, तो इससे उन्हें जो सोच पता चलती है, वो इंटरव्यू लेके भी नहीं पता चलेगी। इंटरव्यू में 10 सवाल कर ले, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में वो बात करेंगे ना, तो उन्हें आपके बारे में इतनी बातें पता कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सोचते हो। तो ये जो बारीक बातें पता चलती हैं, प्रोजेक्ट से पता चलती हैं। तो अगर एक चीज बोलूं मैं डेटा स्ट्रक्चर, दूसरी चीज मैं बोलूं प्रोजेक्ट, और तीसरी चीज जो मैं कहता हूं 5% रोल होगा उसका, वो है सिस्टम डिजाइन। सभी लोग इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, लेकिन हाँ ये भी है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे सिस्टम डिजाइन। अगर आपसे बोला जाए कि इंस्टाग्राम जैसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो उसमें वो कई सारे कंस्ट्रेंट लगा के एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और बोलेंगे इसके लिए आप कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे आप सिस्टम डिजाइन करोगे। तो वो जो बातें रहती हैं, उससे भी बहुत कुछ समझ पता चलती है टेक्नोलॉजी की, कि स्टूडेंट को है कि नहीं है। मतलब आपके बेसिकली प्रोग्राम का फ्लो क्या रहेगा अगर आप उसे आउटपुट देना चाहते तो बेसिकली वो? हाँ नहीं, उससे भी बड़े हटके हम पूरा प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। मान लीजिए अगर साइट पे ट्रैफिक इतने अमाउंट का आना है, ज्योग्राफिकल इस लोकेशन पे हम चाह रहे हैं कि ये ट्रैफिक हैंडल हो पाए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जैसे किसी प्रोजेक्ट में है अपलोडिंग टाइम अच्छा चाहिए है। कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होती हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ कंप्लीट सिस्टम rather than just solving a programming problem. So system design, you are designing a system so that कि वो high traffic पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, so बिजनेस गोल को अचीव कर सके इन शॉर्ट। तो सर का कहना है दोस्तों कि बड़ी कंपनीज में अगर आपको जाना है तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करना है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, तभी वो आप वहाँ पे क्रैक कर पाओगे। दूसरा है आपको एक कॉलेजेस में आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहिए। आपका पैशन है तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट? किसी और का प्रोजेक्ट दिखा के तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट के इनसाइट भी पता नहीं रहेंगे कि भाई आपने किसके लिए क्या यूज किया है, राइट? बैक एंड के लिए क्या यूज किया है, फ्रंट एंड के लिए क्या यूज किया है, तो आपने खुद बनाया नहीं ना उसे, राइट? और तीसरा है कि आपको एक प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस पता रहना चाहिए। आपको कोई भी टास्क दिया तो वो आप बता सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में ऐसा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये चीजें सर ने हमारे साथ शेयर की, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि ये जो प्रोग्रामिंग आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपटीशन चल रहा है, तो ऑनलाइन सीखना अच्छा रहेगा या ऑफलाइन? ये बेसिकली मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भांजा जो है वो एक्चुअली BSc IT वो उसी फील्ड में है। तो उसने बोला कि मामा मैं यहाँ पे एक क्लासेस लगाता हूँ ऑफलाइन में। मैंने उसे रिकमेंड किया कि ऑफलाइन में जो आप टाइम वेस्ट करोगे ना, उससे अच्छा आप ऑनलाइन सीख लो। जाओ mysurji.com पे जाओ और वहाँ पे सारे वीडियोस फ्री में पड़े, तो वहां से सीखो। उनके लाइव बैचेस भी चलते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं आप। तो आपके हिसाब से क्या अच्छा रहेगा, मतलब ऑफलाइन सीखना अच्छा रहेगा या ऑनलाइन? जैसे हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन सीखना एक पुरानी सोच है और ऑनलाइन एकदम नई चीज आई है अभी, और खास तौर पे कोविड के दौरान सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी कर लिया। राइट। अब कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, कुछ लोगों के बुरे रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑनलाइन में क्या हुआ, स्कूल में क्लासेस अटेंड करी, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करी,
तो उन लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें उतना परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, बहुत सारी राइट। दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ी। लेकिन मैं बताऊं, जो लोग पैशनेटली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो लोग प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसे अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से कंपेयर मत करिए जो कि आपका हार्ड एक्सपीरियंस रहा है। राइट। मेन बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्सेज करते हैं तो ये ऑफलाइन के मुकाबले कई कारण से बेटर है। जैसे मैंने तो ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है और ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं राइट। दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। ऑफलाइन में जब कोई बच्चा मेरे पास आता था, तो पहले तो वो कहीं से भी आ रहा है, आधा घंटा उसका ट्रैवलिंग टाइम है आने का, आधा घंटा जाने का, तो मतलब 1 घंटा उसका किल होना ही है। इसके पहले राइट। वो कॉलेज भी जा चुका है, तो कॉलेज का टाइम भी उसने दिया होगा, एग्जॉस्ट हो चुका होगा, पता नहीं कितना रेस्ट किया, उसके बाद वो कोचिंग आ गया। तो आने जाने में भी उसको, तो पढ़ कहाँ रहा है खुद, वो तो सिर्फ सुनने आया है, राइट। अभी उसे राइट। घर जाके पढ़ना है। तो उसके पढ़ना। पास एनर्जी कहाँ बच रही है? तो एक तो हम वो बचा सकते हैं ऑनलाइन में। राइट। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में आपको वो सर्विसेज मिल पाती हैं जो ऑफलाइन में नहीं मिल पाती। जैसे आपने क्लास अटेंड करी ऑफलाइन में, तो क्लास का आपको कितना परसेंट याद रहेगा? आप नोट भी कर रहे थे तो भी कितना याद रहेगा? 80%, 70%। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको वो यादें और धूमिल हो जाएंगी, तो हो राइट। राइट। सकता है आपको प्रॉपरली याद भी ना रहे कि उस लेक्चर में क्या बात हुई थी। राइट। लेकिन अगर आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाए, लाइव क्लास भी थी और लाइव क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी, तो आप रिपीट कर सकते हो उसको। राइट। कभी राइट। क्लास मिस हो गई तो आप उसको देख सकते हो। ये फैसिलिटीज आप ऑफलाइन में नहीं ले सकते। आप सोचते हो कि ऑफलाइन में जाएंगे तो इंटरेक्शन होगा, सामने टीचर है, हम उनसे डाउट पूछ पाएंगे, बट जरा सोच के देखिए कि अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में जाते हैं जहां 50-100 बच्चे हैं, क्या आपको वाकई मौका मिलता है उनसे डाउट पूछने का? या एक क्लास खत्म होती है, आप बाहर निकलते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे अंदर आ जाते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता टीचर से बात करने का? यस। या तो एक्चुअल में जो सोच के हम ले रहे हैं ऑफलाइन में एडमिशन, वो हो तो नहीं रहा है ना फुलफिल। राइट। लेकिन राइट। ऑनलाइन में अगर आपको सर्विस दी जा रही है कि नहीं, आपकी डाउट हैंडलिंग हो रही है, तो वो हो रही है। अब वो राइट। कई लोग उसको टीम अलग से बिठाते हैं उस चीज के लिए, कई बार मेन टीचर ही करते हैं, या जिस भी तरीके से उसको मैनेज करते हैं, जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म टाइम सेव भी कर रहा है, और आप उसको रिपीट में देख पा रहे हो, ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही जाता है, ऑनलाइन में भी मिल जाता है आपको। तो ऑनलाइन नए एरा की चीज है, इसे राइट। अपनाइए, और इसमें आपकी कॉस्ट भी बचती है। ये आपको अगर देखें तो ऑफलाइन में, देखिए ऑफलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह बहुत सारी कॉस्ट होती है, यस। यस। ऑनलाइन में वो कॉस्ट थोड़ी सी कट हो जाती है। तो राइट। इस वजह से ऑनलाइन में कोर्सेज भी सस्ते मिल पाते हैं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी से तो हमें वैसे भी जुड़ना ही है। सही 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 जवाब सर। और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, आपका टाइम बचाना है, पैसे भी बचाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में अफोर्डेबल मिलती है। सेकंड थिंग, जैसे कि ऑफलाइन में बहुत सारी बार मैंने ये भी देखा है कि जो टीचर्स रहते हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले, वो इतने एक्सपर्ट लेवल पे नहीं रहते हैं। वो वहाँ के स्टूडेंट रहते हैं जिनको थोड़ा बहुत ही नॉलेज रहता है उस चीज़ के बारे में, तो आपको उतनी डिटेल में चीज़ें सीखने नहीं मिलती। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारा ऑप्शंस रहते हैं कि भाई हाँ, एग्जैक्टली मैं ये टीचर्स का चेक करता हूँ, ये टीचर्स का चेक करता हूँ, और जिनका आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है उनको आप वहाँ पे से आप पढ़े। उनका कोर्स इनरोल करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा सर, अभी आपका मैंने तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज की वीडियोस देखे, लेकिन अपने कितने चैनल है जो अलग अलग, कौन कौन से प्रोग्रामिंग आप पढ़ाते हैं और कौन कौन से चैनल है आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए? लाइक मेरा एक जो मेन चैनल है उसका नाम है mysurgery.com। राइट। इसके अलावा मेरे पास 4 चैनल्स और हैं। एक हम्म। चैनल मैंने सी प्लस प्लस के लिए डेडिकेट किया था, सी प्लस प्लस बाय सौरभ शुक्ला सर। एक था जावा के लिए, जावा बाय सौरभ शुक्ला सर। एक हम्म। पीएचपी के लिए भी था, एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी था। उसमें मैंने कंटेंट काफी सारा बना के रखा हुआ है, लेकिन उन चैनल्स पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, उसमें अभी मैं कंटेंट पुश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कंटेंट रखा हुआ है वो बहुत कंज्यूम हो रहा है, मतलब लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये सदाबहार कंटेंट होता है। हम्म। मेन मैं mysurgery.com चैनल पे एक्टिव हूँ, यहीं पर मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ, इंटरेक्ट भी करता हूँ, रेगुलर वीडियोस भी डालता हूँ। तो मेरा मेन चैनल तो mysurgery.com। ओके। ओके। सो मैं सारे दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले mysurgery.com को आप फॉलो फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप ना चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सही में प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो इनके चैनल पे ढेर सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। हाँ, यू आर नॉट एबल टू पे अमाउंट, तो आप जाकर फ्री में सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंट आपको सीखनी, तो सर को कुछ ऑनलाइन बैचेस भी रहती है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि सर अगर मैं प्रोग्रामिंग स्टूडेंट हूँ और प्रोग्रामिंग मैं करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में है कि मैं स्टार्टअप करूँ, तो क्या प्रोग्रामिंग फील्ड से स्टार्टअप किया जा सकता है? देखिए, स्टार्टअप करने के लिए एक अलग ही माइंडसेट चाहिए। मैं राइट। एक स्टार्टअप में रिसेंटली जुड़ा भी था, तो स्टार्टअप की जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा, हम्म। और मैंने एक चीज समझी कि जिसका स्टार्टअप होता है वो 24 घंटे का काम है उसका। वो राइट। मामूली व्यक्ति नहीं है,
वो व्यक्ति को बहुत कुछ हैंडल करना है, मतलब ही इज अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर, और वो एक अच्छा मैनेजमेंट भी जानता हो, ये भी जरूरी है। तो आप जब तक इतने ज्यादा पैशनेट ना हो कि आप सब कुछ छोड़ सको उसके लिए, तब तक आपको स्टार्टअप नहीं करनी चाहिए। स्टार्टअप वाली लाइन में अगर आपको जाना है तो आप ये सोचो कि कोई रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, काम मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सब चीजों को साइड में रख सकता हूँ। ना मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, ना किसी पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे लिए पहला काम बस यही है, पहली पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा ये है कि कभी भी जब स्टार्टअप लोग करते हैं, मान लीजिए मेरे को कोई आइडिया आया, आइडिया सबको आते हैं देखिए, राइट, और ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं कि सर ये आइडिया तो मतलब चलेगा ही चलेगा, गारंटी है। आइडिया तो सारे ही अच्छे हैं, मेन बात है उसका एग्जीक्यूशन, और वही सबसे मुश्किल बात है। तो उसमें आपको जरूरी है एक को फाउंडर। अब को फाउंडर क्यों जरूरी है? आप किसी एक जगह पर मास्टर हो सकता है आपकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी हो, आप पूरा सिस्टम खुद बना लेंगे, एक सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, बना मतलब, सकते हो। राइट, तो जो बिजनेस का कोर होगा कि वो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर ही एक चीज नहीं है ना, राइट, आपको सॉफ्टवेयर मार्केट में बेचना भी है आपको, मार्केटिंग करनी है, सेल्स राइट, करना है, आपको ऑपरेशंस देखना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स देखना है, राइट, बहुत सारी चीजें, फिर प्रमोशन देखना है, फिर फंडिंग के लिए भी आपको जाना है, आपको डेली इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना है। ये राइट, टाइम कहां से निकालोगे आप? तो आप सारा काम तो खुद नहीं कर सकते। अब अगर आप एम्प्लॉय रखोगे तो हो एम्प्लॉय के भरोसे काम नहीं कर सकते, हो सकता है वो छोड़ के राइट, चला जाए। हाँ, तो वो आपको इसलिए चाहिए को फाउंडर जिसको आप शेयर्स दोगे, और वो भी आपको अच्छे से सोचना है कि किसको बनाए को फाउंडर, क्योंकि वो भी पैशनेट होना चाहिए। तो वो जब पैशनेट होगा तो आप अपने वर्क को डिवाइड कर सकते हो, तो आप जिस पे भरोसा कर सको। इसलिए हम बोलते हैं को फाउंडर आपका बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो वो बंदा एक पोर्शन को संभाल रहा है, तब जाके आप फ्री माइंड से वो जरूरी काम कर पाओगे जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर राइट, फेज में कंपनी के लिए अलग अलग काम रिक्वायर्ड होते हैं। शुरुआत राइट, में अगर राइट, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है तो बाद में फंडिंग लाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बराबर, स्केल करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक राइट, बार फंडिंग आती है तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है, तो आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। तो स्टार्टअप इज नॉट इजी। और स्टार्टअप का एक और मिथ में तोड़ना चाहता हूं। जैसे मैं पहले सुनता था कि फला कंपनी है 1200 करोड़ रुपए में बिक गई, 1000 करोड़ में बेच दी, 700 करोड़ में बेच दी। राइट, ये फिगर इतने ल्यूक्रेटिव होते हैं, इतने अपीलिंग होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि वाओ, इसने 2 साल काम किया और 1000 करोड़ इसकी जेब में आ गए। ऐसा नहीं है। वो जो तुम्हें 1000 करोड़ सुनाई देता है, वो एक्चुअल में होगा 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। तो फिर 1000 करोड़ कैसे? अरे भाई, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, तब जाके उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है। वैल्यूएशन, और यस, अगर वो आज 1000 करोड़ की हुई है, तो पता चला जो मेन ओनर था उसका, उसके पास 10% शेयर बचा है, 5% शेयर बचा है। आज आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लो जो 1000-2000 करोड़ से ऊपर की पहुंच चुकी हो, आप उसके जो सीईओ हो, उन फाउंडर्स हो, उनके नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे ना, तो आपको ऐसे ही मिलेगा, 5% बचा है, 10% बचा है, 2% बचा है, 1% बचा है, इतना होता है। राइट, तो एक्चुअल में वो 1000 करोड़ की अगर बिकी है तो 1000 करोड़ का 1% मिला उसे, हालांकि वो भी राइट, बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमाउंट मिला, और वो अमाउंट भी कैश में नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ जगह पर कैश में मिला हो, कुछ जगह स्टॉक डील हुई हो। राइट, तो ये जो मिथ है, जो लोग पैसा देख के स्टार्टअप करते हैं, प्लीज पैसा देख के स्टार्टअप मत करो। स्टार्टअप करो अगर तुम पैशनेट हो ये काम करने के लिए, उस जर्नी को जीने के लिए, तो तुम राइट, स्टार्टअप करो, वरना मत करो स्टार्टअप। हाँ, लेकिन स्टार्टअप में भी दो तरह के स्टार्टअप होते हैं। आप भी स्टार्टअप तो कर रहे हो, आप और यस, मैं क्या कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप कर रहे हैं हम स्टार्टअप ही लोग, कर रहे हैं, यस, बूटस्ट्रैप है, बस ये यस, हमने फंडिंग नहीं उठाई, यस, इतना ही फर्क है। यस, सो अगर आप उस टेम्परामेंट के नहीं हो जो 24 घंटे लगे रहना चाहता है दुनियादारी को भूल के, अपने सारे रिश्तों को भूल के, वैसा नहीं करना चाह रहे हो, आप बैलेंस करना चाह रहे हो लाइफ में, अच्छा काम भी करना चाह रहे हो, इज्जत से जीना चाह रहे हो, और रात को सुकून से सोना चाह रहे हो, यस, अगर ऐसा है तो बूटस्ट्रैप बेस्ट है। यस, बूटस्ट्रैप इज आप बेस्ट एक्चुअली, बात आप जो जानते हैं वो काम करिए, जितनी टीम संभल सकती है उतनी टीम बनाइए, जितना काम कर सकते हैं उतना काम करिए, अच्छा काम करिए, एग्जैक्टली, वो बूटस्ट्रैप है। राइट, वहां पे आपने किसी से पैसा नहीं लिया, क्योंकि अगर इन्वेस्टर शामिल हुआ तो वो आपके ऊपर डंडा करता रहेगा, वो कोशिश करेगा कि आप और स्केल करो, उसके लिए आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो राइट, राइट, आप वैसा लाइफ चुनना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो वो एक अलग लाइफ है। आप अपने आप को देख के डिसाइड करोगे आपको किस लाइफ को चुनना है।
राइट राइट एग्जैक्टली, सही सही कहा सर ने, और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी। एक्चुअली ये स्टार्टअप के बारे में आजकल यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे दोस्तों, और ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली समझना है कि भाई स्टार्टअप आपका पैशन है तो आप उस चीज में जा सकते हैं, और पैशन नहीं है तो आप बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बाद में बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं 10th के बाद प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करूँ, 12th के बाद सीखना स्टार्ट करूँ, या ग्रेजुएशन के बाद। मेरा तो कॉमर्स स्टूडेंट है, क्या मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ? तो बेसिकली कौन से एज से हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? और स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम मैटर करता है कि बेसिकली मतलब मैं कोई भी स्ट्रीम से हूँ तो क्या मैं प्रोग्रामिंग में अपना करियर बना सकता हूँ? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम्म, जो प्रधानमंत्री थे, हैं बल्कि अभी सिंगापुर के, उन्होंने हम्म, सुडोकू का प्रोग्राम बना के अपलोड करा था फेसबुक पे। ओके। कुछ साल पुरानी बात हो चुकी है, पर ये बात इतनी इंस्पायरिंग है कि उन्हें क्या जरूरत है ये काम करने की। वो तो एक पॉलिटिशियन है और वो अलग तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ उन्होंने प्रोग्रामिंग करी। सो राइट। माय पॉइंट इज, आज प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी हर एरिया को टच कर रही है। सो जिस तरीके से आप एक छोटे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ हॉबीज डेवलप हो, कुछ एक्स्ट्रा भी वो सीखे, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। प्रोग्रामिंग इज मस्ट। चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आपको अकाउंटेंट बनना है तो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग क्या होती है। हो सकता है आप उसमें करियर ना बना, हो सकता है उसमें आप मास्टरी ना लो, सबको प्रोग्रामिंग सीखनी है। एक हाउसवाइफ है, उसको भी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हर व्यक्ति को आनी, क्योंकि आज भारत देश जिस मुकाम पे पहुंचा है उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। यस। तो जैसे एक समय हम सुनते थे जापान के बारे में कि घर घर में घड़ियां बनती हैं, बचपन में मैं ये काफी सुनता था, घर घर। उसका सेंस ये था कि उन्होंने इस क्षेत्र में इतना काम कर लिया कि हर दूसरा व्यक्ति ये काम में जुड़ा हुआ है। तो देश राइट। जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटी हासिल कर रहा है वो चीज तो हमें आनी चाहिए। और जैसे एक समय ऐसा था, कंप्यूटराइजेशन जब होना स्टार्ट हुआ था, तब लोगों को, जो एल्डर जनरेशन थी, उनको कंप्यूटर्स चलाना नहीं आता था, तो उनकी जॉब खतरे में आ गई थी। उनको ऐसा लगता था कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा। तो हमें मार्केट में जो नया चल रहा है उसके हिसाब से भी अपने आप को अडेप्टिव बनाना पड़ेगा। राइट। तो प्रोग्रामिंग हर किसी को सीखना है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरे पास सबसे कम उम्र का जो बच्चा आया है वो 4th क्लास का बच्चा आया, ओहो। और उसने भी कॉलेज के बच्चों के साथ बैठ के ही पढ़ाई करी। और सबसे ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति आया वो 65 साल के व्यक्ति। राइट। इस रेंज में लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं। और यकीन मानिए, प्रोग्रामिंग सीखने की कोई उम्र नहीं है। राइट। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कभी हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा कि नहीं रहा। राइट। आप प्रोग्रामिंग से कभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर करियर बनाने की बात आ रही है तो अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में सबसे ज्यादा हैं। इसलिए हर स्ट्रीम के व्यक्ति को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हद तक तो सीखनी ही सीखनी है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में हम देखते हैं, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, उतना कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा उनका। नहीं होता। तो राइट। वो क्या करते हैं, वो लोग सी सीखते हैं, C++ सीखते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आते हैं फाइनली। राइट। राइट। तो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी जाग जाएं। हाँ, 10th के जो आपने बोला था कि 10th के बाद, मैं बोलूंगा अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो 10th के बाद ये चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। बराबर। इट्स बेटर कि आप 10th से पहले कम से कम एक लैंग्वेज पे फोकस कर लें। स्टार्ट कर लें। 8th 9th में आप इस चीज को सीखें, और कम से कम एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप वहां पे लर्न कर लें। तो होगा ये कि आप जब 11th 12th में नहीं भी पढ़ेंगे उस चीज को, तो भी वो आपके लिए नई नहीं होगी, आपने सीखी हुई होगी। तो कॉलेज में आने के बाद आप उस पर कंफर्टेबल रहोगे। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने, और बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे क्लियर हो गए। ये इंटरव्यू खत्म ही ना हुआ ऐसा ऐसा मुझे लगता है बेसिकली। बट अभी क्या होता है, टाइम बाउंड रहता है, और फिर से मैं सर को फिर से इनवाइट करूंगा। आपके जो भी सवाल रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सर से रिलेटेड। तो सर फिर से हमारे साथ लाइव रहेंगे। अभी सर हमसे जुड़े हैं तो मैं उनको बुलाऊंगा कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल है, तो एक और इंटरव्यू सर से मैं कंडक्ट करूंगा। सर आप आएंगे ना जरूर? अरे मैं बिल्कुल आऊंगा, मुझे जितनी बार आप बोलेंगे मैं उतनी बार आऊंगा। मुझे थैंक यू। खुशी होती है पब्लिक में इंटरेक्शन करने में, और जब स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए इतने सजग होते हैं तो उनको बताना, तो मतलब ये ही मेरा काम है, यही तो कर्तव्य है हमारा। आप राइट। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा था आपके कंटेंट को भी, तो आपने बहुत सारी ऐसी माइन्यूट स्किल्स पे काम करना शुरू किया है
एक कोर्स भी कोई आपका लेता है ना, जैसे कोई टैली को पढ़ता है, या हो सकता है फोटोशॉप को देखता है, या एक्सेल को देखता है, ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। यस, और इन चीजों को स्कूल में रहते हुए भी सीखा जा सकता है। मतलब मैं ये कोर्सेज नहीं पढ़ाता हूँ, आप इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर ये कोई कोर्स करता है राइट, तो उसने एक ऐसी स्किल सीख ली है जिससे वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में ना कॉलेज में। हमें पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ाया जाता यस, था। और मैं ये कहता हूँ हर Yes, sir. इंसान को पैसा कमाना आना चाहिए। हम्म, ये हमारे देश में होता है कि बच्चा 25 साल का 30 साल का हो गया है और अभी तक माँ बाप ही उसका खर्चा उठा रहे हैं, ये हमारे ही देश में होता है। यस, ऐसा कहीं नहीं होता। आप 9-10 के बाद ही इन स्किल्स को सीखें, कोई भी जो आपकी पसंदीदा स्किल हो आप उसको सीखें, और सीखने के बाद अर्निंग करने की कोशिश करें। आजकल तो ऑनलाइन ही आपको फ्रीलांस करने का मौका मिलता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से काम मार्केट से उठाइए, आप काम करके दीजिए, आपको उसका पेमेंट मिलता है, आपकी यस, पॉकेट मनी निकलती, क्या जा रहा है। और राइट, एक राइट, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं पैसा कमाना जानता हूँ, जॉब यस, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं पैसा तो कमा ही लूंगा। कमाई लूंगा, यस। तो गोल तो ऑटोमेटिकली हो रहा है वहां पे फिक्स, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो मैं जो आपको बधाई दूंगा हाँ, कि आप जो कोर्सेज करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, और ये स्किल, मतलब कोई प्रोग्रामिंग की फील्ड में भी जा रहा है और अगर इसमें से 4 स्किल उसने सीखी हैं, ये उसको हमेशा काम आएंगी। राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। और आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपके जो सी लैंग्वेज और C++ है, वहाँ पे मैंने जो लॉजिक सीखा ना प्रोग्रामिंग का, उसके चलकर आज मैं एक्सेल VBA में मास्टर बन चुका हूँ। और एक्सेल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो आपको पता रहेगा, जो हम जिसमें ऑटोमेशंस तैयार करते हैं, एडिंग्स बनाते हैं, एक्सेल में काम फास्ट करते हैं बेसिकली। तो वो राइट। सारी चीजें मैंने आपके उस लैंग्वेज के लॉजिक की वजह से सीखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था यार डेटा टाइप्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मतलब मैं ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हूँ। मैंने BCA ड्रॉप आउट किया है, 2 साल मैंने BCA किया, फाइनेंशियल रीजन से छोड़ दिया मैंने। मैं जॉब करूँ या BCA करूँ, ऐसा मेरे पास सिचुएशन था, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे इतनी चीजें क्लियर नहीं हुई थी जो आपके लैंग्वेज में, आपके वीडियोज से मुझे मिली, आप जो सी लैंग्वेज में सिखाते उससे मिली। तो बेसिकली मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि नीचे लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, और सर का चैनल अभी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है। और इनफैक्ट क्या जाना है, सर ने तो कहा है कि भाई कोई भी प्रोग्रामिंग सीख सकता है, और सबको प्रोग्रामिंग की आइडिया होनी चाहिए, उसके लॉजिक समझनी चाहिए। क्योंकि आजकल हर एक जगह पे आपको प्रोग्रामिंग दिखाई दे रहा है, टीवी का रिमोट में प्रोग्रामिंग है, आपके ओवन में प्रोग्रामिंग में, सब में प्रोग्रामिंग है दोस्तों। तो आपको एटलीस्ट, है ना कोई लैंग्वेज वहां पे सीखनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच सर अगेन। और आखिरी मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन को सुधारना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर हम अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप जीवन में हर आनंद को उठाइए, लेकिन अपने करियर के लिए थोड़ा सिंसियर होइए, स्किल सीखिए। आप उन लोगों में शामिल मत होइए जो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। हमें उसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि राइट, पढ़ा लिखा कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी, आप चाहे प्रोग्रामिंग की स्किल डेवलप करें, आप चाहे कोई दूसरी स्किल डेवलप करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना करियर बनाइए और कभी गिव अप मत करिए। निराश होने की कभी जरूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑनलाइन सब कुछ कंटेंट मिल रहा है। मैं भी फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, पेड भी कंटेंट दे रहा हूँ, सर के भी कंटेंट है यहाँ पर। जिससे आपको पसंद आता है ना उसका देखिए, हम दोनों का नहीं, किसी तीसरे का देखिए, लेकिन अपना करियर बनाइए। स्किल ऑल द सीखना बहुत बेस्ट टू ऑल जरूरी ऑफ है। यू। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी कोशिश अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही में कमेंट करके बताइए आपके जो भी सवाल है। बेसिकली हम सारे सवालों के जवाब देंगे, आगे सर फिर से आएंगे आपके जवाब देने के लिए। और साथ ही में वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स है बेसिकली प्रोग्रामिंग फील्ड में BSc IT या फिर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए। उम्मीद है आप शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।